Hello friends, welcome you all on Learn It ITG with Babita. Friends, we will start today chemistry chapter 6 thermodynamics. So friends, let's start. So friends, thermodynamics. According to Albert Einstein, thermodynamics is only a physical theory of universal content which he was convinced that within the framework of the application of its basic concept it will never overthrow. एल्बर्ट आइंस्टाइन दुनिया के सबसे महान साइंटिस्ट जिन्होंने थर्मोडायनेमिक्स में एक फिजिकल थ्योरी के बारे में कहा था कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो यूनिवर्स में कहीं पे भी ले जाओ ये गलत नहीं साबित कर सकता। कोई भी कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो वो इसे गलत ठहरा ही नहीं सकता। तो क्या है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स? इट डील्स विद द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ केमिकल प्रोसेस। एनर्जी कितनी थी, कितनी आई, कितनी गई, उन सब से बारे में डील करने वाला केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है। यानी इट इज डील्स अबाउट द थर्मल, ये दो वर्ड से मिलकर बना है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट और डायनामिक्स मतलब मोशन। जो हीट की वजह से मोशन हुआ, हीट बाहर गई, हीट अंदर आई, वेव प्रोड्यूस हुए, क्या हुआ। Thermodynamics means conversion of heat and work and vice versa, as therm means heat and dynamics means movement। मैंने बताया था therm means heat और dynamics movement। तो it can be defined as branch of science which deal with quantitative relationship between heat and other form of energies। In general, the different generalization on which thermodynamics primarily based upon are zeroth law। It provides the basis for movement of temperature। First law, it's deal with equivalent different form of energies। Second law, it deals with direction of chemical change। And third law, it helps to evaluate thermodynamic parameter like entropy। ये चार लॉ हैं। पहले फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लॉ आया, उसके बाद फोर्थ लॉ आया जो कि बहुत बेसिक था टेम्परेचर के बारे में, इसलिए उसे जीरोथ लॉ नाम दे दिया गया। What is the importance of thermodynamics? हमने ये नहीं जाना कि पहले थर्मोडायनेमिक्स क्या है अच्छे से, लेकिन हम उसकी इम्पोर्टेंस जाने क्योंकि हम उसे अभी पूरा नहीं कर रहे, हम उसकी कुछ रिलेटिविटी बनाने। बच्चों को सबसे मुश्किल टॉपिक लगता है थर्मोडायनेमिक्स 11th में आने के बाद, क्योंकि अभी तक उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं होता इसके बारे में। जैसे कि हमने केमिकल बॉन्डिंग 9th में पढ़ी थी और उससे पहले क्लासिफिकेशन 10th में पढ़ा था, एसिड बेस में पढ़ा था, केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे। तो पिछले सारे टॉपिक रिलेटिव थे, अब बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए ये थोड़ा हार्ड है। अगर हम अभी से रिलेटिविटी बनाते चलेंगे तो ये आसान है। इट प्रोवाइड्स एक्सप्लेनेशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, यानी माइक्रोस्कोपिक में अप्लाई नहीं होता, ये मैक्रोस्कोपिक ओनली। और दूसरा, इट सेपरेट और प्रिडिक्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब इसकी लिमिटेशन भी है। इट इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, यानी वो इस पर फेल हो जाता है। और इट इज़ नॉट एबल टू टेल द स्पीड या पाथ ऑफ रिएक्शन, वो खाली ये बताता है हीट है या उससे मूवमेंट है या नहीं। सम बेसिक टर्म्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पहला, सिस्टम एंड सराउंडिंग। अ सिस्टम इज डिफाइंड दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच is under investigation while the part of the universe other than system is termed as surrounding। यानी एक बार कंटेनर है मेरे पास और उसमें मैं हीट टेम्परेचर माप रहा हूँ, वो तो हो गया सिस्टम, और उसके बाहर जितनी भी जगह है, चाहे वो फ्लास्क के बाहर वाली साइड से टेम्परेचर, वो सब सराउंडिंग है उसके लिए। ओके गाइज, तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल टू यूनिवर्स। अब टाइप ऑफ सिस्टम, तीन टाइप के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड। ओपन वो होते हैं जिनमें मास का भी एक्सचेंज और एनर्जी का वॉल्यूम आधा उड़ गया बाष्प बन के और एनर्जी भी निकल गई भाई, या फिर बाहर से आ गई, वो था ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम जिसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो सराउंडिंग के साथ, अर्थात वो ऊपर से ढका हुआ है, वॉल्यूम उतना ही रहेगा, बाहर से गर्मी चूस ली उसने। कभी देखा है कि फ्रिज का पानी गिलास में डाल के ऊपर से ढक दो तो उसके बाहर वेपर आ जाते हैं, यानी उसने एनर्जी सोक की है थोड़ी। आइसोलेटेड सिस्टम, इन द सिस्टम नाइदर एनर्जी नॉर मास इज एक्सचेंज। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है घर में थर्मस होता है, वो आइसोलेटेड है, कुछ आवर के लिए सही, वो आइसोलेटेड है, वो हीट को कंजर्व करता है, मास तो चेंज होने ही नहीं देगा भाइयों। अब मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या होते हैं, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है?
It is a system containing large number of species, ions and molecules, and the properties which are from the collective behavior of large number of species are microscopic properties. These properties are pressure, volume, density and temperature and mass etc. और यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी है उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन उसे इतनी महत्वता नहीं दी जाती क्योंकि वो चेंज हो जाता है अलग अलग स्टेट्स पे। थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सिस्टम, अ स्टेट द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम इज स्पेसिफाइड बाय इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज depend upon only the unital and final state system are state functions। यानी जो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू उनके इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है उन्हें स्टेट फंक्शन। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, एंट्रोपी। हम देखते हैं कि क्लास पढ़ रही है अच्छे से, उनकी एंट्रोपी बहुत लो है, एकदम ब्रेक हुआ सब उठ के बाहर गए, एंट्रोपी तेज हो गई, तो उसमें क्या हुआ, एकदम हलचल बढ़ने लग गई यानी मूवमेंट ज़्यादा हुई। द प्रॉपर्टीज हुज वैल्यूज डिपेंड अपॉन द पाथ और पाथ फंक्शन। फॉर एग्जांपल हीट, उसे पाथ मिलेगा तभी तो वो बाहर जाएगी। अब मेरे पास एक कंटेनर है भाई, ऐसा मैंने इसमें गर्म पानी उबाल दिया, इसमें वेपर आ रहे हैं, मैंने ऊपर से रख दिया लेकिन यहाँ से रास्ता छोड़ा, तो ये इसका पाथ फंक्शन है, यहीं से जाएगी। हीट और वर्क डन। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम विच डिपेंड अपॉन साइज ऑफ मैटर, या उसकी वॉल्यूम पर डिपेंड करती हैं, वो कितना बड़ा कितना छोटा है, वो होती हैं उसकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। or the properties of system which does not depend upon quantity or size of matter are intensive properties। for example temperature, pressure, density। टेम्परेचर होता है वो इंटेंसिव होता है, चाहे 5 ग्राम पानी का टेम्परेचर देख लो, जब वो बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस होगा, चाहे 5 किलो का वो भी 100 डिग्री सेल्सियस होगा। हीट अलग अलग लेंगे वो अलग बात है। प्रेशर, 1 ग्राम पानी का जितना प्रेशर वो झेल सकता है उससे 10 गुना ही 10 ग्राम पानी का झेल सकता है, यानी टेम्परेचर का उस पे या प्रेशर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे उसकी डेंसिटी चाहे 1 किलो पानी की ले लो या 2 किलो की, वो चेंज नहीं होगी। 1 किलो में 1 पार्टिकल की जितनी डेंसिटी है उतनी ही 2 किलो के पार्टिकल की होगी। रेशियो ऑफ दो एक्सटेंसिव वेरिएबल इज इंटेंसिव। मास अपॉन वॉल्यूम करेंगे या मास अपॉन इंटरनल एनर्जी करेंगे, जो एक्सटेंसिव करेंगे तो उनका एक इंटेंसिव सम ही आएगा, वो आर्बिट्री है, फॉर एनी है। नाउ व्हाट थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस, तो इसके 5 प्रोसेस हैं। पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जिसमें डेल्टा ई 0 हो। नेक्स्ट इज आइसोबारिक, जिसमें कांस्टेंट प्रेशर हो यानी डेल्टा पी 0 हो। आइसोचोरिक, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो यानी डेल्टा वी 0। फोर्थ एडियाबैटिक, जिसमें ट्रांजैक्शन अक्रॉस बाउंड्री नहीं अलाउड है, यानी वो केवल हीट अपने अंदर ही जितना पैदा कर सकता है उतना ले ले, बाहर से कोई हीट नहीं मिलेगी, यानी डेल्टा क्यू इक्वल टू 0। और 5वां यानी साइक्लिक प्रोसेस, the process in which system return the original sheet of a system after undergoing process, यानी डेल्टा एच और डेल्टा यू दोनों 0 हों, दैट इज साइक्लिक प्रोसेस। अब कुछ और प्रोसेस पढ़ते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस और चेंज विच इज कैरिड आउट इज इनफाइनाइटली फ्लोइंग थ्रू सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट सिस्टम एंड सराउंडिंग अवे remains in equilibrium state is termed as reversible process. The process is conducted in such a manner that at any moment it could be reversed by very minute change. The opposite force at each step the process is very very smaller than driving force। यानी जो धीरे धीरे इतने इनफाइनाइट स्टेप में चेंज करता है कि अगर हम 1 सेकेंड में माइन्यूट सा चेंज करते तो वो वापस से रिवर्स हो जाएगा, उस सब को कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। और रिवर्सिबल
process which does not meet the requirement of reversibility and is irreversible process. It is a spontaneous process and take finite times. अब पढ़ते हैं zeroth law अच्छे से. If two objects A and B are in thermal equilibrium with another object C, then object A and B will also be in thermal equilibrium with each other. इसे हम ट्राइंगल लॉ भी कहते हैं. ये A है, ये B है और ये C है. ये इसके साथ और ये इसके साथ दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम हैं, तो ये दोनों आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे. दिस इज नोन एज ट्राइंगल लॉ और zeroth law of thermodynamics. Mode of exchange of thermodynamics heat या energy. Two of the important modes of transference of energy are heat and work, which have been described as follows. Heat Q. The transfer of energy takes place as heat if the system and surrounding are at different temperature. The energy transfer continues till the system and surrounding attains the same temperature. हीट एब्जॉर्ब की जाएगी सिस्टम के द्वारा तो Q पॉजिटिव होगा और रिलीज की जाएगी तो Q नेगेटिव होगा. अर्थात हम ऐसे समझे तुम बैठ के आराम से मस्ती कर रहे हो, कोई तुम्हारे पैर दबा रहा है, यानी तुम पे हीट दी जा रही है, यानी Q पॉजिटिव हो. तुम्हें कोई काम नहीं करना है यार, ऐश कर रहे हो. और तुम काम कर रहे हो और कोई और बैठ के खा रहा है, तुम्हारी तो हीट रिलीज हो रही है ना. सोचो यार कितना अच्छा तुम्हें नेगेटिव फीलिंग आएगी ना, ऐसे वो नेगेटिव वर्क दे दे. वर्क सेकेंड. Exchange of energy between system and surrounding can occur also in the form of work. It may be come in change, electrical or pressure volume work. Work done सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा यानी पॉजिटिव, और सिस्टम काम कर रहा है नेगेटिव, उसकी तो हीट जा रही है तो इसलिए वो नेगेटिव होगा. नेक्स्ट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Energy can neither be created nor be destroyed, although it may be changed or transformed from one to another form. According to this law, whenever a quantity of one form of energy disappears, an equivalent amount of energy appears in some other form. हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, बस उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं. एक सिस्टम की एक एनर्जी है, अगर वो उस फॉर्म में नहीं है तो दूसरी फॉर्म में मिलेगी ज़रूर, वो होगी, वो वहाँ से गायब नहीं हो जाएगी, वो होगी. वो अलग बात है कि हमें वो उसे फील कर पाए या ना कर पाए. लकड़ी वुड होती है, उसकी खुद की एनर्जी होती है, हम उसे जला देते हैं, वो पहले इतनी बड़ी होती है, बाद में कितनी ऐश बचती है, बहुत थोड़ी. बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो हीट नेचर में रिलीज हो गई इन फॉर्म ऑफ थर्मल वेव्स एंड BBR ब्लैक बॉडी रेडिएशंस. लेट्स कंसिडर अ सिस्टम हैविंग एन इंटरनल एनर्जी U1 and absorbs a given amount of heat Q and W amount of work is done on it so that the internal energy changes to U2. For example, U1 plus Q plus W equal to U1 plus Q plus W यानी U2. Q और W है वो इंडिविजुअली पाथ फंक्शंस हैं, बट देयर सम इज अ स्टेट फंक्शन, यानी डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W है, यानी डेल्टा U इक्वल टू प्लस माइनस Q प्लस माइनस W चेंज होगा अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है, हीट ली जा रही है या हीट दी जा रही है. डेल्टा U इक्वल टू Q, हम W को क्या कहते हैं, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन, यानी माइनस P डेल्टा V. सम डिफरेंट कंडीशन फॉर विच रिस्पेक्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल प्रोसेस और आइसोथर्मल प्रोसेस सी आइडियल गैस, जिसमें डेल्टा U 0 होता है और डेल्टा Q माइनस W के इक्वल होता है. ओके, अब इसका सेकंड पढ़ते हैं विद रेफरेंस टू अदर. For adiabatic process Q equal to 0 तो डेल्टा U equal to W. For isochoric pressure डेल्टा V equal to 0 so that डेल्टा U equal to QV. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको. अ गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली constant external pressure of 1 atm
from a volume of 10 density centimeter cube to 20 centimeter cube. In the process, it absorbs 800 joule of internal energy from the surrounding. Calculate the value of internal energy change. फॉर्मूला दे रखा है डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू पी डेल्टा वी। तो आइए इसे सोल्व करते हैं, आप ट्राई कर लीजिए तब तक। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या था, प्रेशर है 1 atm और उसे 1 atm को अगर 10 से मल्टीपल करें, यानी उसके लिए हमें पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगी। 1 atm जूल में कन्वर्ट करने के लिए पी डेल्टा वी से प्रेशर 1 atm है, डेल्टा वी 20 डेसी सेंटीमीटर क्यूब माइनस 10 डेसीमीटर क्यूब, यानी 10 डेसीमीटर क्यूब। और 1 डेसीमीटर क्यूब कितने बराबर होता है, 1 लीटर, यानी 10 लीटर, यानी 1 atm इंटू 10 लीटर इक्वल टू 10 atm लीटर। 1 atm लीटर कितने बराबर होता है, 101.3 जूल। तो ये कितने के बराबर होगा, -113 जूल। तो डेल्टा यू इक्वल टू क्यू इंटू पी डेल्टा वी। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, पी डेल्टा वी की। तो डेल्टा यू क्या होगा, क्यू हमारे पास दे रखा है 800 माइनस 113, ये आ जाएगा -213 जूल। हम करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेरिवेशन। तो डेल्टा यू क्या था, डेल्टा यू वॉज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो डेल्टा यू क्यू माइनस पी डेल्टा वी था। हमने बताया था डब्ल्यू इक्वल टू माइनस प्रेशर इंटू वॉल्यूम चेंज। अगर Q इसके अपोजिट हो तो, यानी Q इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी हीट आ गई डेल्टा यू प्लस इसके बराबर, यानी Q इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस V1। यही होगा डेल्टा यू और डेल्टा वी की मूव। अब इसे फर्दर एक्सपेंड करते हैं, U2 माइनस U1 प्लस पी V2 माइनस पी V1, दोनों में बट गया। Q इक्वल टू U2 प्लस पी V2 माइनस U1 प्लस पी V1, यानी ये U2 प्लस पी V2 क्या होगा, हीट, यानी Q इक्वल टू U प्लस पी वी हमें पढ़ा था डेल्टा H के बराबर होता है। तो U2 प्लस पी V2 यानी H2 माइनस ये H1, तो ये आ गया Q इक्वल टू डेल्टा H, यानी हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन द प्रोसेस। अब हम हीट कैपेसिटीज पढ़ते हैं। तो हीट कैपेसिटी, अ हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ हीट टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यानी C इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी, it is the molar heat capacity of substance is the heat to raise the temperature of 1 mole of system through 1 degree Celsius, यानी इसका फॉर्मूला होगा Cm इक्वल टू C अपॉन N इंटू डेल्टा टी। N यानी मोल्स आ गए। ओके, हम इसे नाम देंगे Cm, कैपेसिटी ऑफ मोलर। Next is specific heat capacity. It is defined as the substance is the heat required to raise the temperature of 1 gram, यानी 1 का Q upon mass into delta T। तो mass of substance in the system है m के बराबर। Next is relationship between Cp and Cv।
तो हमने क्या पढ़ा था, हीट कैपेसिटी इन आइसोकोरिक कंडीशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है सी वी इक्वल टू क्यू वी अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी। और आइसोबारिक में सी पी होता तो क्यू पी अपॉन डेल्टा टी, यानी डेल्टा एच इक्वल टू सी पी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा यू इक्वल टू सी वी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस पी डेल्टा वी, यानी पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। अब डेल्टा एच से हम इसे फर्दर वो करते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू यू प्लस एन आर डेल्टा टी था, तो डेल्टा एच क्या होता है सी बी इंटू डेल्टा टी, यानी सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। तो डेल्टा से डेल्टा टी कट गया, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू एन आर फॉर 1 मोल, दिस इज नोन एज मेयर्स रिलेशन, या सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर फॉर 1 मोल, मेयर रिलेशन। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ सी पी या सी वी फॉर आइडियल गैस या पॉइजन्स रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर टू हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय गामा या अब उल्टा लैम्डा। द वैल्यू ऑफ गामा गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, यानी सी पी अपॉन सी पी इक्वल टू गामा। अगर मोनो एटॉमिक गैस है तो सी पी इक्वल टू 5/2x और सी वी होगा 3/2r, तो ये होगा 1.67। फॉर डायटोमिक गैस गामा इक्वल टू 1.4 एंड सी पी इक्वल टू 7/2r एंड सी वी इक्वल टू 5/2r। फॉर पॉली एटोमिक गैस उसमें 2 कंडीशन होंगी, नॉन लीनियर एंड लीनियर। लीनियर में सी पी होगी 7/2r और सी वी होगी 5/2r, यानी 1.4, और नॉन लीनियर में सी पी इक्वल टू 4r, सी वी इक्वल टू 3r, गामा इक्वल टू 1.33। नेक्स्ट टॉपिक इज लॉग एक्सपांसन या लॉग वैल्यूज, लॉगरिथमिक वैल्यूज। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं व्हाट लॉग क्या होता है। हम लिखते हैं log 1। log 1 क्या होता है 0। log के बेस में क्या होता है, हमेशा 10 लिया जाता है अगर खाली log हो तो, अगर तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पे 10 लिया जाता है। ऐसे ही log 10 की वैल्यू क्या होगी, log 10/10 यानी 1। log 100 की वैल्यू क्या होगी, log 100/10 इक्वल टू 2, यानी log 1 से लेकर log 1 टू log 10 इसकी वैल्यूज होंगी 0 से 1 के बीच में, और log 11 से लेकर log 100 तक इसकी वैल्यू होंगी 1 से लेकर 2 के बीच में। तो अब हम कुछ log की वैल्यूज वो करते हैं, उसके बाद हम फर्दर एक्सपेंड कर देंगे। जैसे log 2 द बेस 10, log इसकी वैल्यू होगी 0.3। log 4 यानी log 2 प्लस log 2, यानी log 2 इंटू 2, यानी log 2 की वैल्यू क्या थी 0.3 इंटू 2, यानी 0.6। log 4 की वैल्यू होगी 0.6। ऐसे ही log 3 की वैल्यू है 0.47। log 5 0.7, log 6 0.07, log 7 0.84, log 8 0.9, log 9 0.95, log 10 हमने बताया था उसकी वैल्यू 1, और log 1 की वैल्यू हमने 0, यानी 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू हो गई हमारी ये log की। ज़रूरी नहीं कि रटो, इसे समझो। अगर लॉगरिथमिक और एंटी लॉगरिथमिक की वो टेबल आए तो हम उससे समझ के निकाल सकें, हमें ऐसे समझना है। उसके लिए मैं लॉगरिथमिक एक्सपेंशंस की एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं लेकर इसकी डिफरेंट वर्क डन, हीट कैपेसिटीज लेकर और इसकी मेजरमेंट, और उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।